अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने देखा था कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्जी बॉडी, राइट। तो चलो एनीवे लाइसोसोम से फोकस करते हैं। तो लाइसोसोम आपको दिख रहा है क्या कहीं इसमें? अभी आपको दिख रहा होगा लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कौन लाइसोसोम है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ प्लांट सेल में, दैट इज लाइसोसोम, और यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर या यहाँ पर भी छोटा सा स्ट्रक्चर है, दीज आर लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो आप देख ही सकते हैं, सर्कुलर टाइप का होता है, छोटा सा होता है। दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बोलने का मतलब कि एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, किसी फूड जैसी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। एक मेम्ब्रेन होती है बाहर, मेम्ब्रेन जिसको क्या बोला जा रहा है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, यही मेन चीज है इसके स्ट्रक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी ही नहीं बल्कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है, उसको मैं लिख भी दूंगा। तो ऐसे तो इसका फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूं तो कुछ ऐसा होता है। देखो आपको तो पता है कि गोल्जी बॉडी में क्या होता है, वेसिकल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस लेके इस तक पहुंचते हैं। तो होता क्या है कि लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी बात हमने की थी, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। क्या बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर वेसिकल्स के द्वारा वो डाइजेस्टिव एंजाइम गोल्जी बॉडी तक आता है। गोल्जी बॉडी उसको स्टोर करता है और थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, समझ रहे मेरी बात? उसके बाद गोल्जी बॉडी का ही वेसिकल उस डाइजेस्टिव एंजाइम को लेके निकल जाता है और फिर ये सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता रहता है। तो वही बाद में जाके लाइसोसोम कहलाता है। समझ में आ रही बात? हालांकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है, लेकिन ऐसा ही कुछ इसी टाइप से कुछ होता है। आपको समझ में आई आपकी बात स्टूडेंट्स लाइसोसोम की? लेट्स मूव अहेड। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, स्मॉल एंड स्फेरिकल इन शेप। ये तो आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट की बात नहीं है। सैक्स का मतलब आपको पता नहीं है तो इट मीन्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, अ कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सैक इज हॉलो स्पेस और अ कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो बेसिकली ये कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमें पता ही है, फॉर्म्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? लुक एट दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। लाइसोसोम्स रिमूव worn आउट एंड पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल्स। देखो स्टूडेंट, जैसे किसी मशीन में अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो क्या करते हैं, उसको हटाना पड़ता है ना। वैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि सेल में कितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ के बारे में और पढ़ेंगे। अगर कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम का यही काम होता है। लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो क्या करता है कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, राइट। तो इस तरह से वो खराब ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लाइसोसोम्स रिमूव worn आउट एंड पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आ रही बात? Thus लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल के खराब ऑर्गेनल्स को खत्म कर देना और सेल को क्लीन रखना। When the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. अच्छा, अब यहाँ पर भी ध्यान दें स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है, सिर्फ एक ऑर्गेनल नहीं, पूरा का सेल ही खराब हो जाता है। तो उस केस में जितने भी लाइसोसोम्स है सेल के अंदर वो सब बर्स्ट कर जाते हैं। तो उनका जो एंजाइम है वो पूरे सेल में फैल जाता है और पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। समझ में आई बात? तो वही लिखा गया है, when the cell gets damaged, तो उसकी बॉडी में जरूरत नहीं है, तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? इसीलिए स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। मतलब सेल को अगर मरना है तो क्या होगा, लाइसोसोम बर्स्ट करेगा और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब लाइसोसोम भी हमने पढ़ लिया है, तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप थोड़ा रिकॉल करो, बहुत आगे आ गए इस चैप्टर में। बस देखो 3 ऑर्गेनल्स ही और बचे हैं,
राइट। फिर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा हमारा। सेल वॉल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद है? सिर्फ प्लांट में होता है, ये है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है अंदर, उसमें भी वो साइटोप्लाज्म है, राइट। न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, आपको पता ही है। राइबोसोम, कहाँ होते हैं राइबोसोम? बताएं स्टूडेंट्स, बताएं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जूम करने में खासकर दिखाई देते हैं, दे आर राइबोसोम्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू गॉट इट। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, बताएं। दिस इज गोल्जी बॉडी, राइट। यहाँ कहाँ दिख रहा है गोल्जी बॉडी? ये रहा गोल्जी बॉडी। क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बताया था, वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे, राइट। लाइसोसोम्स, वो अभी भी मैंने पढ़ा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर भी दिख रहा है, और इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेम जैसा ही दिख रहा होगा आपको। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू नो, बोलने में बड़ा मजा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और एक्चुअली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। लेट्स सी अबाउट दिस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सो देखो, इस टाइप से थोड़ा लंबा सा दिखता है। आप देखो, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से जिगजैग टाइप का पैटर्न है, इफ यू कैन सी, राइट। तो देखो, ये जो बाहर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वो किस चीज की बनी हुई होती है स्टूडेंट्स? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लीज ध्यान दें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन, मतलब बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की किस चीज की बनी होती है, तो आप यही बताएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन था, उसके बाद ये जो जिगजैग पैटर्न है उसका भी एक मेम्ब्रेन है, जो येलो में या ऑरेंज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, या उसका टेक्निकल नाम है सिस्टा। क्या नाम है? सिस्टा, टेक्निकल नाम, और कॉमन लैंग्वेज में इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। फिर ये जो आपको अंदर ये ब्लू वाला रीजन दिख रहा है पूरा यहाँ पे अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और ये रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं उसको डीएनए बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए और राइबोसोम्स है, ये वो डीएनए और राइबोसोम्स नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले जो हमने डीएनए पढ़ा था वो तो न्यूक्लियस के अंदर था, राइट। ये दूसरा डीएनए स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका रोल भी अलग होता है, इसका काम भी अलग होता है। जैसे वो वाला डीएनए क्या करता था, वो वाला जो डीएनए था वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। आपको मैंने बताया था, आपको याद हो, कि आपका चेहरा आपके पापा से मिलता है क्योंकि आपके पापा के डीएनए आप में आए हैं, राइट। जीन्स की भी बात की थी। लेकिन ये जो डीएनए है वो काम नहीं करता है, ये अलग काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ी सी इसकी बात करेंगे भी आगे। और ये राइबोसोम भी है, ये अलग राइबोसोम है, ये वो काम नहीं करता है जो वो राइबोसोम करता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है, राइट। ये अलग है, फाइन। अब स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, देखते हैं, स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक्चुअली पावर हाउस है सेल का। क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस बोलने का मतलब है कि उसके कारण ही सेल को एनर्जी मिलती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि ये ह्यूमन बॉडी है, अगर तो हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे एब्डोमेन में जाता है और वहां पे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। कैसे डाइजेशन वगैरह होता है, ये सब भी हम हायर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ऊपर नीचे हर जगह सर्कुलेट होते हैं। और पूरी बॉडी में एक्चुअली है क्या? पूरी बॉडी तो सेल्स ही बनी हुई है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब पूरी बॉडी में जाते हैं तो इसका मतलब वो सारे सेल्स तक जाते हैं, बॉडी में जो भी सेल्स है उन तक पहुंचते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से मैं बताता हूँ, हमने फूड खाया, फूड एब्डोमेन में गया, वहां पे डाइजेस्ट होता है, तो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकाला जाता है, ठीक है। और बच जाती है जो चीज, वो टॉयलेट में जाके हम निकाल देते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम के निकाले गए थे वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और पूरे बॉडी तो सेल से ही बनी हुई है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुए मतलब हर सेल तक पहुंचेंगे, ठीक। तो फिर देखो क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा इधर पुश करते हैं। अगर हम एक सेल को ले तो वो न्यूट्रिएंट्स जब सेल तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल के अंदर जाते हैं, और सेल का काम ये होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ले पाए। उससे क्या ले पाए? एनर्जी ले पाए। तो ये एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने के काम में। समझ रहे बात? यही मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए मैं इसको बोल रहा था पावर हाउस ऑफ सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। तो वही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वो जो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने वाला काम है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स, और वो एनर्जी जो सेल को मिलती है उससे सेल की जो भी एक्टिविटीज है वो की जाती है। समझ रहे बात? द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाया था कि वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो एनर्जी वो न्यूट्रिएंट से लेता है वो जो एनर्जी मिलती है बेसिकली वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है ये, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कई सारी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, और जो एनर्जी निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट। इसको बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी लेता है न्यूट्रिएंट से तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? तो आप बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल रट जाना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। और जैसे मैंने आपको बताया था पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रिएंट से लेने का काम यही कर रहा है। और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब ये कोई खास बात नहीं है, कहने का मतलब है कि एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो इसको भी एक नाम दे दिया गया है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यू नो। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।